हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर, जहां मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन मूवी रॉकी बैल्बोआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रॉकी, जो कि फाइट कर रहा होता है लोकल फाइटिंग में, जहाँ पे कि वो अपने अपोनेंट को काफी अच्छे से धोता है और मैच जीत लेता है। इसी तरह से अब हमें उसकी लाइफ के कुछ और हिस्से दिखाया जाते हैं, जहाँ पे कि उसका काम वसूली करना भी है, यानी कि वो अपने बॉस के लिए वसूली करता है उन लोगों से जिन्होंने पैसे लिए हैं उसके बॉस से। इसी तरह से एक आदमी से वो वसूली करने जाता है, जहाँ पे कि उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन जितने होते हैं उतने लेने के बाद वो अपने बॉस को देने जाता है, जहाँ उसका बॉस समझाता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत भी है, तो ताकत का इस्तेमाल करा करो और लोगों से नर्म रुख मत अपनाओ और थोड़ा सख्त होके बात करा करो, जिससे कि पैसे ज्यादा मिल पाए। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि जो रॉकी है वो अपने जिनसे भी पैसे लेता है, यानी कि जिनसे भी वसूली करता है, वो कहीं ना कहीं नर्म व्यवहार उनके साथ में करता है, जिससे कि उसका बॉस उसे समझाता है। पर रॉकी का यही स्वभाव है, तो वो ऐसे ही वसूली करता है। वो नहीं चाहता कि वो भी ये सारा काम करे, लेकिन क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है तो वो भी ये काम करता है। हमें पता चलता है कि रॉकी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण उसे काफी सारे काम करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चला सके और लाइफ में कुछ पैसे वगैरह भी कमा सके। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और रॉकी पहुंचता है एक जगह पे जो कि है उसका ट्रेनिंग सेंटर। वहां जाने के बाद वो देखता है जिस लॉकर में वो अपने सामान रखता है उस लॉकर में ताला होता है, और जब वो खोलने की कोशिश करता है तो लॉकर खुल नहीं रहा होता है। ये देखने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लॉक को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद देखता है कि उस लॉकर में उसके सामान है ही नहीं, जहाँ पे कि एक काम करने वाला कर्मचारी बताता है कि तुम्हारा जो सामान है एक बैग में भर दिया गया है और ये लॉकर किसी दूसरे फाइटर को असाइन किया गया है मिक्की के द्वारा। मिक्की वो व्यक्ति है जो इस कोचिंग का हेड है या उन सब लोगों को कोचिंग सिखाता है। इसी तरह से रॉकी पहुंचता है उस कोच के पास में और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया, तुमने मेरा सामान निकाल दिया मेरे लॉकर से। तो मिक्की बोलता है कि तुम्हारा जो लॉकर है वो एक दूसरे फाइटर को पसंद आया था और वो एक बहुत ही अच्छा ज्यादा बॉक्सर है, तो मैंने दे दिया। जहाँ पे कि रॉकी को ये जानने के बाद बहुत बुरा लगता है और सैड फील करता है, इसलिए नहीं क्योंकि लॉकर छीना है, वो तो एक वजह है, पर पिछले 6 सालों से वो उस लॉकर को यूज कर रहा होता है, इसलिए भी। अब इसी के साथ में उसका कोच मिक्की एक सवाल पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, जहाँ पे कि रॉकी बताता है कि मैंने कल रात एक फाइट लड़ी थी जहाँ पे कि मैंने उस बॉक्सर को हराया भी। मिक्की कहता है बस इन्हीं छोटे छोटे रेसलर्स के साथ में लड़के और खराब करते रहो अपने आप को, रिटायर होने के बारे में सोचा है? तो रॉकी बोलता है नहीं। तो मिक्की बोलता है रिटायर्ड हो जाओ, इतने छोटे छोटे फाइटरों के साथ हमेशा लड़ते रहते हो। बस इसी तरह से छोटी मोटी बातें होती है और रॉकी निकल जाता है वहाँ से। अब हमें दिखाया जाता है रॉकी का एक लव एंगल, जहाँ पे कि वो हमेशा एक शॉप पे जाता है और शॉप पे जाने के बाद एक लड़की को हमेशा हंसाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी बहाने से, कभी जोक मारता है तो कभी कुछ, और हमेशा किसी न किसी बहाने से उस दुकान पे पहुंचता है, लेकिन वो लड़की कभी नहीं हंसती है। इस लड़की का नाम है एड्रीन, जिसे कि रॉकी बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है और वो हमेशा ऐसे चांस मारता रहता है। बस इसी के साथ रॉकी निकल जाता है उस दुकान से और पहुंचता है अपने दोस्त पॉली के पास में, और पॉली उसी लड़की का भाई है, यानी कि उसी एड्रीन लड़की का भाई है जिससे रॉकी प्यार करता है। उसे बताता है कि तुम्हारी बहन को मैं हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन वो कभी कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ तो तरीका बता इम्प्रेस करने के लिए। तो पॉली बताता है अरे मैं खुद उससे परेशान हूँ, बहुत ज्यादा बोरिंग है, बस दुकान पे जाती है यानी कि शॉप पे जाती है और शॉप के बाद सीधा घर आती है और यही रूटीन है उसका, वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी बहन से परेशान होता है कि किसी से बात ही नहीं करती है, फिर कुछ ज्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है, तो वो भी चाहता है कि वो दुनिया को देखे समझे और थोड़ा तो इंटेलिजेंट बने, वो बहुत ज्यादा डम सोचता है उसे। अब हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिस का सीन जो कि बॉक्सिंग प्रमोटर का ऑफिस का सीन होता है, जहाँ पे कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जिसमें से कि एक व्यक्ति का नाम है अपोलो क्रीड। ये वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में, जिसने कि पहले मैच खेला है और अब ये बहुत बड़े बड़े मैच खेलता है, जिसमें से कि एक मैच उसका फिक्स हुआ था कुछ समय बाद होना था जिसको, और जो अपोलो का ओपोनेंट है वो किसी ना किसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए उसको घायल हो जाता है, जिसके कारण उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है अब ये मैच पॉसिबल नहीं है, तो उसका अपोनेंट नहीं लड़ पाएगा। इसी के साथ सभी बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और जो वहाँ पे अथॉरिटी होती है मैच करवाती है, वो कहती है कि इस मैच को यहाँ पे रद्द कर देना चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन
अपोलो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है कि मैच कैसे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स हो चुका है और बहुत कुछ हो चुका है। तो वो कहता है कि ये सब छोड़ो और किसी दूसरे बड़े रेसलर को अप्रोच करो। तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो बताती है कि हमने ऑलरेडी कई बड़े बड़े रेसलर्स को अप्रोच किया था, बॉक्सर्स को अप्रोच किया था, लेकिन अभी तक किसी ने हाँ नहीं बोला। उसका रीजन है कि बहुत ही कम समय बचा है मैच में और उन्हें ट्रेनिंग का समय तक नहीं दिया गया है। जहाँ पे अपोलो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अचानक से कहता है, अरे ये सारे के सारे बहाने हैं, कुछ नहीं है, सब डरते हैं मुझसे। अब ऐसा है या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि अपोलो ऑलरेडी इतना बड़ा बॉक्सर है, तो कहीं ना कहीं पे ये सच हो सकता है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा कम समय है और कोई भी इतने समय में अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सभी बड़े रेसलर या फिर जो बड़े बॉक्सर्स हैं उन्होंने मना कर दिया होता है। अब अपोलो बोलता है, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, अगर बड़े बॉक्सर नहीं मान रहे तो ये चैलेंज तुम उन छोटे रेसलर या उन लोकल फाइटर्स को दो जो लोकल बॉक्सर्स हैं, जो कि लोकल फाइट लड़ते हैं। अब ये सुनने के बाद सभी को थोड़ा सा तो अजीब लगता है। वहाँ पे अपोलो कुछ और भी चीजें बताता है, जैसे कि अगर हम लोकल बॉक्सर्स को मौका देंगे तो इससे जनता में ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरियोसिटी आएगी कि इतने छोटे रेसलर को क्यों चुना गया है या फिर लोकल फाइटर को क्यों चुना जा रहा है। इससे मेरी तो बहुत ही वाहवाही होगी ही, लेकिन तुम्हारे मैच को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। बस इन्हीं बातों के साथ में सभी को अपोलो का बहुत ज्यादा आइडिया पसंद आता है और सब कहते हैं ठीक है हम यही करेंगे, और सभी मान जाते हैं और अपने लोकल बॉक्सर की तलाश करने में लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है रॉकी को, जहाँ पे कि रॉकी अपने दोस्त पॉली के साथ में जा रहा होता है उसके घर पे, और एक ही बात बार बार पूछ रहा होता है कि तुमने घर पे बताया तो है ना, तुमने घर पे बताया तो है ना। ऐसा पूछ रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन एड्रीन बुरा माने ये जान के कि तुमने बिना बताए किसी को घर पे बुला लिया। जहाँ पे पॉली उसे बार बार कह रहा होता है, अरे हाँ मैंने बता दिया, चिंता मत करो, बता दिया। बस इसी तरह से जब रॉकी उसके घर पे पहुंचता है तो उसकी बहन एड्रीन देखने के बाद थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बिना बताए किसी को लेके आ सकते हो। जहाँ हमें पता चलता है उसने नहीं बताया होता है, पर पॉली अपनी बहन को किसी न किसी तरह से समझाता है और कहता है बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो और देखो क्या चल रहा है जमाने में। बस इन्हीं सब के साथ में रॉकी इमोशनली कहता है मेरे साथ में चलो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिता लेना। बस इसी तरह से अब एड्रीन हाँ कर देती है और रॉकी एड्रीन के साथ बाहर जाता है। अब बाहर जाने के बाद में रॉकी ने पहले ही कुछ प्लान बनाए होते हैं, जैसे कि वो उसे आइस स्केटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो आइस स्केटिंग करवाता है उससे। जो उसकी इच्छाएं हैं जो आज तक उसने पूरी नहीं की, उन इच्छाओं को वो पूरा करता है। इसी तरह से स्केटिंग करवाता है और जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी करता है उसकी। इसी के साथ वो अपनी पास्ट की हिस्ट्री बताता है कि किस तरह से वो बॉक्सर है और लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ बड़े मौके की तलाश में है। इसी तरह से वो अपनी कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है और इमोशनली कनेक्ट करता है। अब एड्रीन को घर लेके जाता है, जहाँ पे कि अपनी स्टोरी बताने के बाद में वो उसे प्रपोज करता है और एड्रीन भी कहीं ना कहीं उसे पहले ही पसंद करती थी, तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे कि अपोलो और सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट कर लिया है एक लोकल फाइटर या फिर एक लोकल बॉक्सर को, जो कि है रॉकी। रॉकी को सेलेक्ट करने के बाद उसके कुछ लोग बताते हैं कि ये लोकल फाइटर देख लो, सेलेक्ट तो कर रहे हो लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो कहता है देख लेंगे। बस इसी तरह से रॉकी को अब बुलाया जाता है अथॉरिटी के ऑफिस में, जहाँ पे कि एक व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइजर है वो बात करता है कि तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है अपोलो क्रीड के साथ लड़ने का, यानी कि एक फाइट फिक्स है ऑलरेडी, जहाँ पे कि वो हिस्ट्री बताता है जो कि नहीं हो पाया था मैच, तो अब तुम्हें मौका मिल रहा है इस फाइट में लड़ने के लिए। तो रॉकी सोचता है इतने बड़े मौके के बारे में और पता नहीं क्यों लेकिन वो मना कर देता है। तो अब रॉकी को जो ऑर्गेनाइजर है वो जानकारी देता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा मौका है जो कि तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और अगर तुम उससे हार भी जाते हो ना तब भी बहुत कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन अगर तुम जीत जाते हो तो बहुत अलग ही बात है। अब रॉकी सोचता है जीतना या हारना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं फाइट करता हूँ उसके हाथ में तो जैसा कि ये ऑर्गेनाइजर कह रहा है ये वाकई ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ना जाने फिर मुझे कभी मिले या ना मिले। और फाइनली वो कहता है ठीक है मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। बस इसी के साथ में वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मिकी है उसका कोच, वो उसके घर आता है और घर आने के बाद एक इच्छा जताता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो ऑलरेडी मिकी है वो अपने समय में भी एक बहुत बड़ा बॉक्सर
बॉक्सर था तभी तो आज कोच है, और वो बहुत बड़े बॉक्सर होने के साथ उसने काफी अच्छे मैच लड़े थे, लेकिन उसका कोई मैनेजर नहीं था जिसके कारण कि उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली या फिर वो इतना फेमस नहीं हो पाया। और वो रॉकी के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसके लाइफ में भी वो कहीं खो जाए, इसलिए उसके साथ एक मैनेजर होना जरूरी है। इसी के साथ में वो रॉकी को बोलता है तुम्हें एक मैनेजर की जरूरत होगी, मुझे रख लो मैनेजर, मैं बनना चाहता हूँ। अब रॉकी मिक्की की पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ पे कि एक दिन रॉकी जब पहुंचता है ट्रेनिंग में तो मिक्की कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो जो वसूली का काम करते हो, ये बहुत ही ज्यादा बुरा काम है, और उसे काफी ज्यादा बुरा भला भी कहता है कि इस तरह के काम को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, जहाँ पे कि तुम दूसरों को पीटते हो, मैं तुम्हें अच्छा सिखा रहा हूँ और तुम बुरी लाइफ जी रहे हो। और इसी तरह से काफी सारे ताने मारता है, तो वो ताने कहीं ना कहीं पे मारता तो उसके अच्छे के लिए, ताकि वो और अच्छा बने और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे, लेकिन वो रॉकी को बहुत ज्यादा बुरे लग जाते हैं। तो रॉकी मिक्की को कहता है कि मुझे कोई मैनेजर नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। बस इसी तरह से मिक्की ये सुनने के बाद बहुत बुरा फील करता है, क्योंकि वो हमेशा से उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, या फिर वो चाहता था कि ये एक बहुत ही अच्छा फाइटर बने, लेकिन जब वो मना करता है मैनेजर के लिए तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो आंखों में नमी लेके उसके घर से जाने लगता है। अब जब वो बाहर जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं पर रॉकी को एहसास होता है कि वो हमेशा जब भी ताने मारा करता था तो मेरे ही फायदे के लिए थे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और इन्हीं सारी अच्छी बातों को उसको याद करके उसे बहुत पछतावा होता है, और वो सीधा भागते हुए बाहर जाता है और मिक्की को आवाज मार के कहता है मिक्की रुको, तुम मेरे मैनेजर बन सके हो, और थैंक्स मेरे मैनेजर बनने के लिए, अब दोनों मिलके कुछ आगे करेंगे। बस इसी तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शुरू होती है एक नई जर्नी ट्रेनिंग की, जहाँ पे कि मिक्की उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग करवाता है, जैसे कि उसके पैरों में धागा बांध के उसे कहता है कि इसी धागे के साथ ट्रेनिंग करो, और रनिंग करने के लिए कहता है, और भी काफी सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग उसकी चल रही होती है, जहाँ पे कि वो दिन पे दिन अपने आप को बहुत अच्छा कर लेता है। इसी तरह से हमें अपोलो दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इस फाइट की प्रमोशन कर रहा होता है, और जो फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही होती है। अब इसी तरह से इंटरव्यू लिया जाता है रॉकी का, जहाँ पे कि रॉकी बहुत ज्यादा शर्मीला स्वभाव का है, यानी कि आप कह लीजिए कि उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है, तो वो भी किसी न किसी तरह से इंटरव्यू देता है, और वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी फाइट है और उसे एक बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है, तो सभी इसी तरह से प्रमोशन कर रहे होते हैं और इसी तरह से रॉकी भी फेमस हो रहा होता है। अब देखते ही देखते एक दिन रह जाता है मैच होने के लिए, जहाँ पे कि रॉकी कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और बहुत ज्यादा उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, डर लगने लगता है, जो कि स्वाभाविक है मैच से पहले आना। तो इसी तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है, एड्रीन के पास में, जहाँ पे कि वो अपना जो डर है वो उसे जताता है, यानी कि उसे बताता है कि कल मैच होने वाला है और ना जाने क्यों ये एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन मुझे डर लगने लगा है, या यूं कह लो कि मैं डिजर्व नहीं करता कि मैं इतना बड़ा मैच खेलूं और मुझे इतना बड़ा मैच खेलने का मौका मिल रहा है। लेकिन एड्रीन उसका डर समझती है और एड्रीन उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम अपना बेस्ट दो, जो होना है वो अच्छा ही होगा, आगे भगवान पे छोड़ दो। इसी के साथ में और भी कई मोटिवेशनल लाइन कहती है एड्रीन, जहाँ पे कि रॉकी ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा मोटिवेट होता है और कहता है ठीक है, अब मैं ये मैच जरूर खेलूंगा, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा और ये मैच मैं जरूर खेलूंगा। अब फर्क नहीं पड़ता अपोलो मेरा सर तोड़ देगा या फिर मुझे बहुत धोएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक चीज याद रखनी है कि मुझे अपना बेस्ट देना है और रिंग में अंतिम समय तक टिके रहना है, मतलब कि जितने भी राउंड है उनमें बस वो टिका रहे, इतना ही वो चाहता था। बस इसी तरह से मैच का दिन आता है और रॉकी की एंट्री होती है। रॉकी की एंट्री बहुत साधारण होती है, नॉर्मल होती है, और रॉकी रिंग में आता है इसी तरह से नॉर्मल एंट्री के साथ, लेकिन हमें साथ में दूसरी तरफ अपोलो क्रीड को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसकी एंट्री बहुत ही ग्रैंड होती है, बहुत ही ग्रैंड मीन्स बहुत ही अच्छे से उसकी एंट्री करवाई जाती है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो डिजर्व भी करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसी एंट्री वो एक बहुत ही शानदार एंट्री लेता है, सभी के साथ इशारों में बात कर रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी तरह से अब वो रिंग में पहुंचता है और रिंग में पहुंचने के बाद बैल बजती है और पहला राउंड शुरू होता है। अब अपोलो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है धीरे धीरे से और बहुत ही हल्के पंच रॉकी को मार रहा होता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो कम से कम कुछ समय तक तो टिका रहे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है रॉकी को, रॉकी एक जमा के पंच देता है उसके मुंह पे और
अपोलो उसी समय वहाँ पे गिर जाता है। गिरने के बाद में अपोलो को समय लगता है खड़े होने में और वो कैसे न कैसे करके खड़ा हो जाता है। अब अपोलो को क्योंकि एक ही पंच में रॉकी ने गिरा दिया है तो उसकी ताकत का एहसास हो जाता है और साथ में बहुत गुस्सा भी आता है कि इसने मुझे एक पंच में ऐसे कैसे गिरा दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है और बहुत बड़ा रेसलर है। तो ये देखने के बाद बाकी सबको भी हैरानी होती है कि उसको एक ही पंच में कैसे गिरा दिया। इसी के साथ में अपोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपोलो अब मैच में रॉकी के ऊपर हावी होने लगता है और उसे बहुत ज्यादा धोता है, बहुत ज्यादा धोता है। जब भी मौका मिलता है रॉकी भी एक आधा पंच या कुछ ना कुछ पंच उसे मार देता है। पहला राउंड यहीं पे खत्म होता है। अब दोनों अपने अपने कॉर्नर पे बैठे होते हैं और दोनों के कोच और जो बाकी लोग हैं उन्हें समझा रहे होते स्ट्रैटेजी कि किस तरह से नेक्स्ट राउंड को लड़ना है। अब अपोलो लड़ता है दूसरा राउंड, जहाँ पे कि वो दूसरे राउंड में पहले ही रॉकी पे हावी हो चुका होता है और उसे काफी धोता है और दोनों एक दूसरे को काफी मारते हैं और धोते हैं। इसी तरह से देखते ही देखते राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। अब 2 राउंड जब खत्म हो जाते हैं, जो अपोलो है वो सोचने लगता है कि उसने सोचा था कि वो दूसरे राउंड में ही इसे नॉकआउट मार देगा, यानी कि रॉकी को नॉकआउट कर देगा, लेकिन वो दूसरे राउंड में भी टिका रहा। अब मैं आपको नॉकआउट का मतलब बता देता हूँ, जहाँ पे कि एक रेसलर या एक फाइटर को गिरा दिया जाता है और वो 10 गिनतियों तक नहीं उठता है तो उसे नॉकआउट कहते हैं। अब यही सोच रहा होता है अपोलो कि मैंने सोचा उसे दूसरे ही राउंड में हराऊंगा या फिर दूसरे ही राउंड में नॉकआउट मारूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अपोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी तरह से दोनों की फाइट शुरू होती है। अब देखते ही देखते दोनों फाइट करते हैं और तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा, छठा, नौवा और देखते ही देखते 14 राउंड तक पहुंच जाते हैं। अपोलो क्रीड और रॉकी दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जहाँ पे कि अपोलो उसको हमेशा से ही हावी रहता है उसके ऊपर, पर रॉकी को जब भी मौका मिलता है वो हमेशा उसे ठोकता है, यानी कि मारता है। इसी तरह जब 14वां राउंड चल रहा होता है तो 14वें राउंड में कहीं ना कहीं पे जो अपोलो है वो उसे गिरा देता है एक पंच से। बस गिरने के बाद वो अपनी खुशी बनाने लगता है कि अब तो ये गया नॉकआउट है और अपनी खुशी को जाहिर करने लगता है जनता के सामने। लेकिन देखते ही देखते हमें पता चलता है कि रॉकी फिर से खड़ा हो गया और ये देखने के बाद जो अपोलो है उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं कि ये कैसे हो गया, और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ऐसे कैसा हो सकता है। लेकिन बस ऐसा ही है, जब कोई हिम्मत करता है तो खड़ा होना तो बनता है ना, और ये तो रॉकी है अपना। तो रॉकी खड़ा होने के बाद में यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है और इस बार वो थोड़ा बहुत हावी हो रहा होता है और काफी सारे पंच मार के उसकी जो पसलियां हैं उसे बहुत ज्यादा वीक कर देता है। इसी तरह से 14वां राउंड फिनिश होता है और दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे कि रॉकी को आंखों के नीचे से दिखना बहुत ज्यादा कम बंद हो जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो आंखों के नीचे बहुत ज्यादा जम चुका होता है, इसलिए उसे बहुत कम दिख रहा होता है। और दूसरी साइड पर जो अपोलो है उसकी जो पसलियों की हड्डियां उस पर बहुत ज्यादा हमला किया होता है रॉकी ने, जिसके कारण की उसकी पसलियां कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घायल होते हैं और बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। इसी तरह से अब 15वां राउंड शुरू होता है, जो कि फाइनल राउंड है, जहाँ पे कि मैच शुरू होते के साथ ही अपोलो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है रॉकी के ऊपर और उसे बहुत ज्यादा पंच ही पंच बजा रहा होता है या फिर मार रहा होता है। लेकिन रॉकी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थक चुका होता है, तो वो बहुत ही हल्के हाथ से या यूं कह लीजिए जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत मार रहा होता है, और जो अपोलो है वो बहुत ज्यादा उसे मार रहा होता है या हावी हो रहा होता है उसके ऊपर। अब देखते ही देखते एक समय आता है जहाँ पे कि रॉकी बैक करता है अपने आप को, यानी कि बाउंस बैक करता है और अपोलो क्रीड के ऊपर हमले पे हमले करता है, यानी कि मुक्के पे मुक्के मारने लगता है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी कमजोर है वहाँ पे वो रीढ़ की हड्डी पे हमला करता है और बहुत ज्यादा उसे कमजोर कर देता है। वो देखते ही देखते उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करता है और मारता रहता है, मुक्के मारता रहता है, और कहीं ना कहीं पे अपोलो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पे नॉकआउट होने वाला होता है या फिर हारने वाला होता है। बस इसी के साथ में बहुत ही करीब मैच होता है, लेकिन घंटे बज जाती है और हमें पता चलता है 15वां राउंड भी खत्म हो गया होता है। और इस मैच के अनुसार 15 राउंड ही होने थे, यानी कि फाइनल 15 राउंड ही थे। अब मैच खत्म होते के साथ ही पूरी ऑडियंस बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी होती है, यानी कि पागल हो चुकी होती है और दोनों के लिए चीयर अप कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा मैच कभी नहीं देखा होता, जहाँ पे कि रॉकी और अपोलो दोनों के नाम चिल्लाए जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बोला जा रहा होता है। और सभी रिपोर्टर रिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कि रॉकी से पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा मैच खेला, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोच रहे थे, और यही सारे सवाल उससे पूछने लगते हैं। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ में एक अनाउंसमेंट होती है कि इस मैच को अपोलो क्रीड ने जीत लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो मैच होता है वहाँ पे और भी कई सारी चीजें होती हैं काउंट करने के लिए, जीतने वाले के लिए, यानी कि जो मुख्य होते हैं वो काउंट होते हैं या फिर दूसरी बाकी सारी चीजें हैं वो भी चीजें देखी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं पे जो पॉइंट
पॉइंट है वो उसके हक में चले जाते हैं अपोलो के, और अपोलो इस मैच को जीत लेता है। लेकिन वो बहुत ही करीब से बचा होता है हारने से, जहाँ पे कि बाकी ऑडियंस में जो ज्यादातर लोग हैं उनका मानना होता है उनके दिल में ऑलरेडी रॉकी जीत चुका होता है, और सभी को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और एक रिस्पेक्ट गेन करता है सभी के दिल में। इसी तरह जब सभी मीडिया उससे क्वेश्चंस पूछ रही होती है तो वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा होता है, एड्रीन एड्रीन, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो बार बार उसे बोल रहा होता है, जहाँ पे कि एड्रीन ऑडियंस से निकल के आती है और किसी न किसी तरह से रॉकी के पास पहुंच जाती है, और इमोशनली एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैच खेलने की खुशी और ऑडियंस के दिल में अपनी बहुत बड़ी जगह बनाने की खुशी, और इसी सारी इमोशंस के साथ में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज्यादा चीयर अप सब लोग कर रहे होते हैं। इसी के साथ उसने एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट गेन की होती है वो ऑडियंस के लिए, तो ऑलरेडी विनर हो चुका होता है ऑडियंस के दिल में, जहाँ पे कि ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये था रॉकी बाल्बोआ का पार्ट 1। इसके कुछ और भी पार्ट हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही लाने के लिए। आपकी क्या राय है इस मूवी के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और कहानियां आए और आप चाहते हैं कि और भी अच्छी कहानियां आपको देखने को मिलती रहे, तो इस चैनल एक्सप्लेनर जिमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मैं आने वाले समय में भी लेके आऊंगा और आपके एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए बाय।